सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक पढ़ा कि परमाणु बहुत ही छोटा कण होता है, यानी कि बहुत ही छोटा कण होता है जिसे अविभाज्य नहीं किया जा सकता है। तो उसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, खोजा कि परमाणु कितना छोटा हो सकता है। इन सब का पता लगाते लगाते कुछ ऐसी चीज हाथ लगी कि कहा गया द्रव्य की विद्युतीय प्रकृति, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। इसके बारे में साइंटिस्टों का कुछ पता चला। इन्होंने बताया कि द्रव्य की विद्युतीय प्रकृति के संबंध में सफल परिणाम बहुत पहले कांच अथवा एबोनाइट क्षण को, क्या कहा, कांच अथवा एबोनाइट क्षण को रेशम या फर पर घिसने से उत्पन्न घर्षणीय विद्युत के रूप में प्राप्त कर लिए गए थे। हम लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिकल्स किए हैं। ये मार्कर है और मार्कर को जब हम अपने बाल पे ऐसे 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 रगड़ते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन और बाल के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, विद्युत घर्षणी बल का कार्य करते हैं। यानी कि फिर हम क्या करते हैं, कागज को ऐसे उठाते तो कागज क्या होता है आपका, इसमें चिपक जाता है। विद्युत घर्षणी बल के कारण वह इसमें चिपक जाता है। वैसे ही इसमें बताया कि उत्पन्न घर्षणीय विद्युत के रूप में प्राप्त कर ली थी। इतना काम बहुत पहले हो गया था। फिर बात आती है सन 1830 में एक साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट आए? सन 1830 में माइकल फैराडे आए। क्या हुआ? सन 1830 ईस्वी में कौन आया? माइकल फैराडे आए और उन्होंने दर्शाया कि यदि सभी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगती हैं। इन्होंने कहा यदि विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, मान लेते हैं कि यहां पे देखते हैं ये कोई बीकर है और इसके अंदर हमने NaCl डाल दिया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इसमें क्या करेंगे, हम विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित करेंगे। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगेंगी। इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगेंगी। तो फिर माइकल फैराडे ने जब इतना बताया तो इनके 2 नियम सामने निकल के आए। फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। 2 नियम निकल के आए, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। फिर इन्होंने बताया कि उपर्युक्त, यानी कि जब इतना सारा मटेरियल हो गया था, उपर्युक्त परिणामों से विद्युत की कणीय प्रकृति के बारे में पता चलता है। इन्होंने कहा कि जो विद्युत है उसके अंदर छोटी छोटी कोई कण जाहिर सी बात उत्पन्न होंगे। तो क्या पता चला कि विद्युत की कणीय प्रकृति के बारे में पता चलता है। इसलिए सन 1874 में साइंटिस्ट हुए जे स्टोनी। 1874 में साइंटिस्ट आए एक जे स्टोनी ने इन विद्युत कणों का नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखने योग्य है कि सन 1874 में जे स्टोनी आए और जो ऊपर विद्युत के कण उत्पन्न हुए थे उसका नाम रखा गया स्टोनी। जब इन्होंने इसका नाम स्टोनी रख दिया तो फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जे थॉमसन, रखने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि विद्युत के कणों का नाम हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कहा था लेकिन कोई पक्का नहीं था कि हम विद्युत के कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखेंगे। लेकिन परंतु इलेक्ट्रॉन की खोज का वास्तविक श्रेय जे थॉमसन को जाता है। इन्होंने कंफर्म कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का श्रेय किसको जाता है, जे थॉमसन। इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो विद्युत के कण होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। स्टोनी रखा, जे स्टोनी ने विद्युत कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा, लेकिन उसका श्रेय किसे जाता है, जे थॉमसन ने। उसके बाद एक रिसर्च हुआ। उस रिसर्च में पता चला कि कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या पता चला? रिसर्च क्या था, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। सन 1879 ईस्वी में, कब, 1879 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए विलियम क्रोक्स। कौन से साइंटिस्ट हुए? विलियम क्रोक्स ने अल्प दाब पर गैसों में विद्युत चालन का अध्ययन किया। इन्होंने अल्प दाब पर गैसों में विद्युत चालन का काम किया, अध्ययन किया। इसके लिए इन्होंने विसर्जन नलिका में एक प्रयोग किया। किसका? विसर्जन नलिका के अंदर उसमें प्रयोग किया। नलिका बनी काहे की होती है? आप सभी बताइए कि विसर्जन नलिका
बनी काहे की होती? विसर्जन नलिका एक कठोर कांच की बनी होती, इस टाइप से होती है। देखो सभी, विसर्जन नलिका जो होती है वह इस टाइप से होती है और इसके दोनों साइड या क्या होता है, बंद होता है। ये हमारी विसर्जन नलिका है, कठोर कांच होगा और यह दोनों तरफ क्या होती है, बंद होती है। यह जो होती है एक बेलन के समान होती है। इसकी लंबाई जो होगी, जो इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके लिए इस विसर्जन नलिका जो थी वह 60 सेंटीमीटर की थी। कितनी थी? 60 सेंटीमीटर की थी। फिर इसमें एक यहां पर ट्यूब लगा दिया गया इस टाइप से। इस ट्यूब में एक स्टॉपर लगा दिया गया, जिसे हम किसी चीज को खोल या बंद कर सकते हैं। तो क्या लगा दिया गया, एक स्टॉपर लगा दिया गया इस टाइप से। एक स्टॉपर लगा दिया गया, इसके दोनों साइड मेटल लगा दिया गया। एक यहाँ पे मेटल लगाया गया बहुत डार्क सा, एक यहाँ पे मेटल लग गया और एक यहाँ पर मेटल लग गया। यानी कि विसर्जन नलिका के अंदर दोनों तरफ क्या लगा दिया गया, मेटल लगा दिया गया, धातु लगा दी गई और यह विसर्जन नलिका दोनों तरफ से क्या होती है, बंद होती है। फिर इसके अंदर गैस भर दी गई। क्या भर दी गई, गैस भर दी गई और जो इसके अंदर गैस भरी गई वह एक वायुमंडलीय दाब पर भर दी गई। कितने पे भर दी गई, एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटीएम पर भर दी गई। क्या भर दी गई, कौन सी गैस भर दी गई, हीलियम, हाइड्रोजन, कोई भी गैस इसके अंदर भर दी गई होगी। फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने का एक सिस्टम बनाया गया इस टाइप से और यहां पर एक हमने की लगा दी यानी कि कुंजी लगा दी। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए इसमें हमने बैटरी लगा दी, यानी कि एनर्जी के लिए हमने इसमें क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। एक तरफ माइनस चार्ज होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। जब यहाँ पे माइनस, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। जब हमने इसमें इतना मटेरियल तैयार कर लिया तो इसके अंदर 12 से 15 वोल्ट तक, 12 से 15 वोल्ट तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। और जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो कोई हलचल नहीं उत्पन्न हुई, इसके अंदर कोई हलचल नहीं उत्पन्न हुई, ना ही इसमें हमें ये पता लग सका कि इसके अंदर विद्युत आ रही है, जा रही है क्या, और इस चीज का हमें कुछ भी पता नहीं चला। इन सब का पता लगाने के लिए हमने एक यहाँ पर एमीटर लगा दिया। एमीटर इसलिए लगा दिया गया कि हमको पता चल सके कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एमीटर जब लगाया जाएगा तो ये एमीटर हो गया, इसमें ये सुई होती है, ऐसे यहाँ पर पॉइंट लगे होते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी जो ये आपकी सुई होगी वह इस टाइप से ऐसे 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 क्या होगी, हिलने लगेगी। लगा दिया गया 12 से 15 वोल्ट तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तब भी इसमें ना ही एमीटर इधर से उधर नहीं हिला और विद्युत धारा का इसके अंदर कोई भी पता नहीं चला। फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट बहुत परेशान हुए कि क्या किया जाए। तो इन्होंने वैक्यूम पंप के जरिए, जब हमने इसमें 12 से 15 वोल्ट तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इसके अंदर कोई भी हलचल उत्पन्न नहीं हुई। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसके अंदर और विद्युत धारा प्रवाहित करें, यानी कि कहां तक की गई, लगभग 10,000 तक इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की गई। 10,000 वोल्ट तक। कितनी, 10,000 वोल्ट पर तो ह्यूमन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर 10,000 वोल्ट तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई, फिर भी इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं उत्पन्न हुई। अब साइंटिस्ट और परेशान, क्या हुआ कि हमने 10,000 वोल्ट तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी लेकिन इसके अंदर कोई भी हलचल उत्पन्न नहीं हो रही थी, ना ही एमीटर हमारा ये बता रहा था कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। फिर क्या हुआ, इस वैक्यूम पंप से वायु को बाहर खींचने लगे। क्या किया गया, इस वैक्यूम पंप से वायु को बाहर खींचने लगे, मतलब कि इसके अंदर कोई एयर भरी है और इस वैक्यूम पंप से हम वायु को बाहर खींच लेंगे, बिल्कुल
तो इसके अंदर वायु नहीं होगी, तो फिर हम दूसरी वायु इसके अंदर भर सकते हैं। केवल इतना काम इसका रहा होगा। जब हम वैक्यूम पंप से वायु को बाहर खींचने लगे तो लगभग इसके अंदर का जो वायु दाब था, वायुमंडलीय दाब था, वह कितना हो गया 10 की पावर -2 यानी कि 1/100। क्या हो गया 10 की पावर -2 का मतलब है कितना हो जाएगा 1/100 हो गया। तो देखा गया कि इसके अंदर इस टाइप से ऐसे लाइट गई तुरंत, जैसे ही हमने वैक्यूम पंप से एयर को खींचा और वायुमंडलीय दाब पर उसके अंदर जो दाब बचा वह बचा 10 की पावर -2। जैसे ही इतना टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब 10 की पावर -2 इसके अंदर वायुमंडलीय दाब हुआ होगा, तो इसके अंदर इस टाइप से एक लाइट की बीम, ऐसे हल्की सी बीम गई। तो ये एमिटर जो था ऐसे ऐसे भागा, तो पता चला हाँ इसके अंदर की कोई लाइट गई है। फिर इसको वायु को और बाहर किया गया, फिर इसके अंदर की वायु को और बाहर किया गया और इसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब था वह कितना हो गया 10 की पावर -4। तो देखा कि लाइट बिल्कुल खत्म, ये लाइट जो थी आपकी क्या हो गई, बिल्कुल गायब हो गई। लेकिन एमीटर बता रहा था कि इसके अंदर लाइट प्रवाह हो रही है। जब हमने 10 की पावर -4 वैक्यूम पंप से और बाहर वायु को खींचा, इसके अंदर वायुमंडलीय दाब कितना रहा 10 की पावर -4। तो जो लाइन बनाई, जो लाइट गई थी वह बिल्कुल लुप्त हो गई, गायब हो गई। तो यही नहीं पता चला कि लाइट जा रही है नहीं आ रही। लेकिन जो ये आपका एमीटर है यह बता रहा था कि यहाँ इसके अंदर कोई लाइट जा रही है, और जब कोई लाइट जा रही है तो यहाँ पर एक हरे रंग की दीप्त उत्पन्न हुई। यहाँ पर क्या हुआ, एक हरे रंग की दीप्त उत्पन्न हुई, प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे यह पता चला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वह इधर से इधर हो रहा था। आपके इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से इधर हो रहा था, इस साइड से इस साइड हो रहा था, और वह बिल्कुल एक सीधी रेखा में जा रहे थे। कैसे जा रहे थे, बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहे थे। जब हरे रंग की दीप्त इधर उत्पन्न हो रही थी तो विलियम क्रुक्स के कुछ निष्कर्ष सामने आए। हम इनकी आपकी थ्योरी और डायग्राम अभी पिक्चर के द्वारा यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा आप सभी। फिर क्या हुआ, विलियम क्रुक्स का निष्कर्ष बाहर निकला। जब हमें विसर्जन नलिका में यह निष्कर्ष निकला कि जो सीधी सीधी रेखाएं जाती हैं, इस टाइप से बिल्कुल सीधी रेखाएं जाती हैं, यानी कि आपके एक विसर्जन नलिका कांच की गोल छड़ी के अंदर जब सीधी सीधी रेखाएं पार होती तो उनको कहा गया कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन। तो रीडिंग है क्रुक्स का निष्कर्ष। इन्होंने निकाला कि कैथोड किरणें क्या थी, क्या था, क्या नहीं था, उसके बारे में कुछ थ्योरी दी विलियम क्रुक्स ने। क्या था पहला पॉइंट, सामान्य दाब एवं उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। हमने आपको बताया था कि 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक और एक वायुमंडलीय दाब तक हम सब बिल्कुल बाहर रहते हैं, खुले आसमान में, खुले वातावरण में रहते हैं। तो जो वायुमंडल हम सबको लगता है वह एक वायुमंडलीय दाब होता है। हम सबको जो वायुमंडल लगता है वह एक वायुमंडलीय दाब होता है, यानी कि इस वायुमंडलीय दाब पर जो विसर्जन नलिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी गई थी, यानी कि गैस के अंदर गैस से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई थी। जो विद्युत धारा बनाई गई थी, यानी कि ये विसर्जन नलिका है आपकी, ध्यान से समझिए, और जो ये गैसें भरी इसके अंदर का एक एटीएम वायुमंडलीय दाब किया गया था। गैसों के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी तो कोई हलचल उत्पन्न नहीं हुई थी, तो कुछ कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। दूसरा पॉइंट, दाब को 10 की पावर -2 एटीएम कर देने पर गैस विद्युत का चालन बन जाता है तथा विसर्जन नली में रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। जब वैक्यूम पंप के द्वारा इसके अंदर की भरी गैस को बाहर निकाला गया तो इसके अंदर एक चमक उत्पन्न हुई, यानी कि इस विसर्जन नलिका में रंगीन प्रकाश उत्पन्न, बिल्कुल कलरफुल। क्या हुआ, इस विसर्जन नलिका में बिल्कुल कलरफुल गैस उत्पन्न हुई, गैस नहीं उत्पन्न हुई, विसर्जन नलिका के अंदर रंगीन प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो कुछ हाँ पता चला कि हाँ विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। तीसरा पॉइंट है, दाब को 10 की पावर -4 एटीएम कर देने पर, यानी कि जो इसके अंदर दाब था अभी तक हमने 10 की पावर -2 किया था, अब कितना कर देंगे इसके अंदर 10 की पावर -4 कर देंगे। जब इसके अंदर वायुमंडलीय दाब आपका 10 की पावर -4 हो जाएगा तो क्या होगा, देखो कर देने पर
प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है, यानी कि जो प्रकाश से जा रहा था बिल्कुल गायब हो गया, लुप्त हो गया, ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि इसके अंदर कोई लाइट जा रही है या नहीं जा रही है। और एनोड की ओर यानी कि इस साइड एनोड की ओर दीवार हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न हो जाती है, यानी कि प्रकाश गायब हो गया, लेकिन इतना पता चला कि हाँ इधर हरे रंग की क्या, और एक प्रदीप्त यानी कि हरे रंग का, बिल्कुल जैसे हम किसी चीज पे फोकस मारते हैं, टार्च मारे तो यहाँ क्या होगा, अगर ऐसे हम टार्च मारते हैं इस टाइप से, टार्च का प्रकाश मारे, प्रकाश कहाँ जाएगा, यहाँ से एक अकेले जाएगा, यहाँ पर इसका फोकस उत्पन्न होगा। तो इससे पता चला कि यहाँ पर हरे रंग की प्रदीप्त यानी कि प्रकाश उत्पन्न हुआ, और जो यहाँ प्रकाश उत्पन्न हुआ इसी को कहा गया, ये किरण, इन किरण को कैथोड किरण कहते हैं। इन सबको हम क्या कहेंगे, कैथोड किरण कहते हैं। अगली हेडिंग कैथोड किरण के गुण। कैथोड किरणों के गुण, पहला पॉइंट है इसमें, कैथोड किरण सरल रेखा में गमन करते हैं, यानी कि कैथोड किरणें इस टाइप से क्या करेंगी, गमन करेंगे, यानी कि चलती हुई चली जाएंगी। ये विसर्जन नलिका हो गई आपकी, और इसके अंदर कैथोड किरणें इस टाइप से क्या करेंगी, गमन करेंगी। दूसरा पॉइंट है, कैथोड किरणों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है, यानी कि हमने बताया था कि इसके अंदर बहुत हल्के हल्के से क्या थे, गैस भरी गई थी, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से कण भी होंगे। तो कैथोड किरणों का जो निर्माण होगा कैसा होगा, सूक्ष्म कणों से होगा। तीसरा पॉइंट है, कैथोड किरणों के कण ऋणावेशित होते हैं, यानी कि जो ये कण होंगे आपके कैसे होंगे, ऋणावेशित होते हैं। ये किरणें धातु की पतली पन्नी को बेध कर आर पार निकल, यानी कि ये धातु की पतली पन्नी है, इसको ऐसे बेध कर क्या होंगे, बाहर निकल जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है, ये किरणें कांच की नली की दीवारों में हरी स्फुरदीप्ति, ये याद रखने योग्य बात है, हरी स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। हमने बताया था जब 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब इसके अंदर कर देंगे और वोल्ट होगा 10,000 वोल्ट पर, हम इसको इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि एनोड के साइड, इस साइड हरी दीप्त उत्पन्न हुई थी। अगला पॉइंट है, ये किरणें गैसों को आयनित करते हैं, यानी जो इसके अंदर गैस भरी होगी उसको आयनित करेंगे। आयनित करने का मतलब जैसे Na+, Cl-, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आयनित हैं। ये किरणें उच्च गलनांक की धातु से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, यानी कि जो ये गैसें हैं उच्च धातु से टकराएंगी और एक्स किरणें उत्पन्न करेंगे। अगला पॉइंट है, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट है, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, यानी कि जो आपकी कैथोड किरण है ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। आप सभी हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि हमारा वीडियो अच्छा बना है, तथा वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।